ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स पढ़ेंगे, ठीक है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स साथ साथ याद कर लेना जरूर, यहाँ पे बच्चे सुना के जाते हैं, तुम लोग भी याद कर लेना साथ साथ। जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस थी, ऐसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स है, क्लियर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स सेम वैसे ही पॉइंट्स है, पर इसमें पॉइंट थोड़े कम हो। काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड पहला वही था, उसके अंदर लिक्विड मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, याद करना सेम वही है। लिक्विड इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहला पॉइंट मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तुम लोग पूरा लिखना। दूसरा, मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर वेरी क्लोज, उसमें क्या था, दूसरा पॉइंट क्या था उसमें, वॉल्यूम नेग्लिजिबल था इसमें, लेकिन इसमें तो बहुत पास होंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स वेरी क्लोज टू ईच अदर, सही है। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें होगी कि नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, सही ना, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। कांस्टेंट रैपिड मोशन होगा इसके अंदर, कांस्टेंट रैपिड मोशन होगा। और फिफ्थ पॉइंट सेम था, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर हो गए पांचों पॉइंट, उसी से बने हैं कि नहीं, ये उसी से बने हैं। देखो पहले तीन पॉइंट तो सेम उसी के हैं, पहले तीन पॉइंट सेम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के हैं कि नहीं, पहले तीन पॉइंट में फिर कांस्टेंट रैपिड मोशन ध्यान रखना है, और लास्ट में लास्ट पॉइंट सेम हो गई, एवरेज काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। समझ आ गए पांचों पॉइंट्स की नहीं है, याद करते रहना साथ साथ। दूसरा, इसके अलावा लिक्विड्स के अंदर तुम सबने पढ़ा हुआ है कि लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, नाइदर डेफिनेट शेप तो नहीं होगी ना कोई भी, लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट होगा, जिस कंटेनर में डालेंगे वो वॉल्यूम आ जाएगा, और शेप भी वही आ जाएगी कि नहीं। तो डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। possess fluidity, tendency to flow, no definite shape but there is definite volume as molecules are closer to each other. possess fluidity यानी टेंडेंसी टू फ्लो, टेंडेंसी टू फ्लो। और जो टेंडेंसी टू फ्लो होगी इसकी, वो कम होगी ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू गैसेस, डिफ्यूजन बहुत कम होगी। इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका बेस्ट एग्जांपल है पानी के अंदर। मैं अगर एक जैसे बाउल ऑफ वाटर लिया, उसमें मैंने एक इंक का ड्रॉप डाल दिया, उसको डिफ्यूज करने में टाइम लगेगा थोड़ा सा कि नहीं, टाइम लगेगा। और गैसेस क्या होती है, इमीडिएटली डिफ्यूज कर जाती है, समझ गए कि नहीं है। तो ये इसको ऐसे सोच सकते हो। तो ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ लिक्विड्स है। अब इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टीज है वो स्टडी करेंगे। इसके अंदर जो इसकी प्रॉपर्टीज है, जैसे पहली प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी, वेपर प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तुम 9th 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर, याद है ना। वेपर प्रेशर, इनिशियली तुम्हारे पास लिक्विड प्रेजेंट है, ये रहा, ये लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ पे। इसके स्टार्टिंग में तो वेपर, बिल्कुल स्टार्टिंग में जैसे लिक्विड डाला, जैसे ही लिक्विड डाला तो क्या होगा, इवेपोरेशन होगा कि कंडेंसेशन होगा। हाँ, तो इवेपोरेशन ही होगा ना सिर्फ। इवेपोरेशन इनिशियली जब लिक्विड प्रेजेंट है मैक्सिमम, तो इवेपोरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। तो इवेपोरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। स्टार्टिंग में जब मैंने लिक्विड डाला, इवेपोरेशन क्या होगा, मैक्सिमम। और यहां से कब स्टार्ट किया इवेपोरेशन मैक्सिमम, टाइम के साथ साथ जब वेपर्स बन जाएंगे, ऊपर मैंने इसको कवर कर दिया, ऊपर एक बॉल लगा दिया ऐसे, ऊपर कवर कर दिया। अब वेपर्स जैसे ही ये वॉल से टकराएंगे, ऊपर वॉल से टकराएंगे तो क्या होगा, कंडेंस हो जाएंगे कि नहीं। तो क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। तो क्या होगा, कंडेंसेशन। तो इनिशियली इवापोरेशन मैक्सिमम, क्योंकि लिक्विड क्या है, लिक्विड ही प्रेजेंट है इनिशियली। जब टाइम के साथ साथ वेपर्स बनेंगे, तो वेपर्स वो वॉल से भी टकराएंगे तो कंडेंस करेंगे, कंडेंस करेंगे। इवापोरेशन मैक्सिमम, टाइम के साथ साथ इवापोरेशन कम होता जाएगा कि नहीं, और कंडेंसेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये इवापोरेशन है, ये कंडेंसेशन, और ये है इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इस पॉइंट पे ध्यान देना, इस पॉइंट पे, कौन से वाले पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट पे जो ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे वॉल के ऊपर,
वो क्या होगा, वेपर प्रेशर। पता लगे क्या बोला मैंने, ये डेफिनेशन है। अदरवाइज तो तुम वेपर प्रेशर नाम से लग रहा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स, यही तो मतलब है इसका। लेकिन किस टाइम पे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए सर्टेन टेम्परेचर। बात समझ आएगी नहीं, ये टेक्निकल टर्म सारी क्लियर होनी चाहिए। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। इसे क्या बोलेंगे, वेपर प्रेशर। ये सेम टॉपिक ना 12th क्लास में भी है, इसे ढंग से करना है। नेक्स्ट नोट करना है इसमें, ये बता दिया यहाँ पे। अब वेपर प्रेशर की डेफिनेशन बता दी मैंने, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। ग्राफ क्लियर हो गया ना सबको ये वाला, वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर टाइम का। टाइम के साथ साथ इवेपोरेशन कम होता जाएगा क्योंकि लिक्विड कम हो रहा है, और कंडेंसेशन बढ़ता जाएगा क्योंकि वेपर्स बढ़ रहे हैं। एक ऐसा इंस्टेंट आएगा जब रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। उस इंस्टेंट पे जो वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उसे क्या बोलेंगे, और वेपर प्रेशर उसे बोलेंगे वेपर प्रेशर। क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो गया सबको कि नहीं है। अब यहाँ पे टर्म है, जैसे ये लिक्विड प्रेजेंट है, इसके वेपर्स बन रहे हैं ऊपर, ऊपर क्या बन रहे हैं इसके, वेपर्स। जो ये वेपर्स बन रहे हैं यहाँ पे, जो वेपर्स यहाँ बन रहे हैं, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन होता है सरफेस फेनोमेना है कि बल्क फेनोमेना है, इवेपोरेशन सिर्फ सरफेस से होता है कि अंदर से मॉलिक्यूल जाते हैं ऊपर, सरफेस पे होता है ना सिर्फ। सरफेस के जो सरफेस ज्यादा फिनोमेना। एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, जो ज्यादा एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स हैं वही निकलेंगे कि नहीं। तो इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फेनोमेना। क्लियर है कि नहीं, इवेपोरेशन क्या है, सरफेस फेनोमेना। ये पता होना चाहिए, इवेपोरेशन इज ए सरफेस फेनोमेना, सरफेस फेनोमेना है। और ये एक ही टेम्परेचर पे होगा कि हर एक टेम्परेचर पे होगा, एक के बाद होते रहेगा, एक ही होगा। किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा ना ये तो। क्या अभी इस समय पानी वेपराइज नहीं कर रहा, पानी पानी पड़ा रहेगा। अभी पहले जैसे गर्मियों में एक दिन में खत्म हो रहा था पानी, तो अब कितने 10 दिन में खत्म तो होगा ही ना। नहीं समझाई बात, इवेपोरेशन एक टेम्परेचर पे होगा, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा कि हर एक टेम्परेचर पे होगा, हर एक टेम्परेचर। बात समझ नहीं है, इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना है, इट टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। और प्रोसेस स्लो है कि फास्ट है, स्लो, प्रोसेस स्लो है। तीनों पॉइंट समझ आ गए इसके। अब दूसरा पॉइंट, इवेपोरेशन होने से जो मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स है वो लीव कर गए कि नहीं, वो लीव कर गए कि नहीं है। तो इसलिए सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट इवेपोरेशन, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतना फास्ट इवेपोरेशन। समझ आ गया कि नहीं है, इवेपोरेशन। जैसे अगर मैं तुम, ये क्वेश्चन आता है स्कूल में, ये क्वेश्चन सारे पॉइंट याद करते रहना, शॉर्टकट में लिखते रहना। ये क्वेश्चन आता है स्कूल में कि टी और कॉफी जो लेते हैं हम, इट इज सिप्ड ऑफ फ्रॉम द सॉसर व्हेन इट इज क्वाइट हॉट। टी और कॉफी इज सिप्ड ऑफ फ्रॉम द सॉसर व्हेन इट इज क्वाइट हॉट। क्या रीजन होगा, सरफेस एरिया, हाँ सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, सही ना। सॉसर में क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स विल लीव द सरफेस मोर क्विकली। सरफेस एरिया बढ़ गया तो इवेपोरेशन विल बिकम फास्टर, इवेपोरेशन फास्ट हो गया तो क्या होगा, हाँ ठंडा हो जाएगा। इसीलिए समझ गए कि नहीं है। टी और कॉफी एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, because it will result in increase in evaporation as surface area has increased, surface area increases so evaporation has increased, that's why क्या होगा, रेट ऑफ evaporation बढ़ गया तो इसलिए टी और कॉफी को सिप ऑफ करेंगे फ्रॉम सोर्स व्हेन इट इज क्वाइट हॉट। क्लियर हो गया कि नहीं है, सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से ऐसा हुआ। तो इवेपोरेशन अगर ये क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करेगा कि नहीं, बिल्कुल डिपेंड करेगा। अगर मान लो तेज हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, तो एक एग्जांपल मान सकते हैं, जैसे कपड़े वगैरह हमने वेट क्लोथ्स डाले हैं, जल्दी सूख जाएंगे कि नहीं, जल्दी सूख जाएंगे ना, इवेपोरेशन फास्टर हो जाएगा। तो डिपेंड्स अपॉन फ्लो ऑफ विंड ऑल्सो, फ्लो ऑफ विंड उस पर डिपेंड करेगा। और अगर ह्यूमिडिटी है, जैसे बारिश वाले मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उसके इसमें जैसे वही क्लोथ वगैरह को ड्राई होने में टाइम कम लगेगा, ज्यादा लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो क्लाइमेटिक कंडीशन पर डिपेंड करता है ये इवेपोरेशन। पहला पॉइंट क्या होता है, नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा, किस पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, नेचर ऑफ लिक्विड, नेचर ऑफ लिक्विड पे। फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे तो इवेपोरेशन कम कम होगा ना। अगर फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग, एक लिक्विड ये और एक लिक्विड ये,
ये ए लिक्विड, ये बी लिक्विड, किसमें इवेपोरेशन फास्ट होगा? ए में कि बी में? बी में इवेपोरेशन, क्योंकि अट्रैक्शन नहीं है तो इवेपोरेशन, मॉलिक्यूल जल्दी लीव कर देंगे और क्या होगा? फास्ट होगा। समझ गए कि नहीं है? तो इसे समझना, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस मींस लेसर इवेपोरेशन, स्ट्रॉन्गर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मींस लेसर इवेपोरेशन। सेकंड पॉइंट, टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवेपोरेशन समझाने की जरूरत तो नहीं है। फोर्सेस डिक्रीज कर जाएंगे, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, फोर्सेस डिक्रीज कर जाएंगे, इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगा। तीसरा, सरफेस एरिया ऑफ द वेसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सही ना? दिखवा दिया ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? विशाल का बेटा समझ आ रहा है पूरा? सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। 3 पॉइंट हो गए। फोर्थ पॉइंट में फिर क्लाइमेटिक कंडीशन लिख सकते हो, फ्लो ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी। समझ गए कि नहीं है? दे आल्सो अफेक्ट इवेपोरेशन। क्लियर हो गया इवेपोरेशन की नहीं? अब अच्छा, एक टर्म और है इससे रिलेटेड, वो है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट, अब ये जो लिक्विड प्रेजेंट है ये बॉइल करेगा, लिक्विड जो है यहां से बॉइल करेगा। बॉइल भी क्या किसी भी टेम्परेचर पे कर जाएगा? जैसे पानी है, वो कितने डिग्री पे बॉइल करता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं है। और बॉइलिंग पॉइंट में, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। कब होगा बॉइलिंग पॉइंट? जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर, एक ऐसा पॉइंट या एक ऐसा टेम्परेचर, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल, यानी 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल, तब कोई भी लिक्विड बॉइल करेगा उस केस में। तो नोट करना है, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख लो पहले। टेम्परेचर एट विच vapor pressure of liquid becomes equal to किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वो लिक्विड बॉइल कर जाएगा, तो वो लिक्विड क्या करेगा? बॉइल कर जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेशन है, भूलना नहीं है। जब भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर किसके इक्वल हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो यानी वो सारा वेपर बन के उड़ जाएगा लिक्विड, सही ना? तो उस पॉइंट को बोलेंगे बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट को क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोला मैंने। अगर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार है तो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। 1 बार, स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 बार, 1 बार होता है, सही ना? और अगर वो प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो क्या बोलेंगे? नॉर्मल बॉइलिंग। समझ गए कि नहीं है? आया समझ के नहीं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट और स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस है? व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 बार, तो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट। और व्हेन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर, देन इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। समझ आया कि नहीं है? तो अभी तक मैं डिफरेंसेस जो करा चुका हूं, जो पूछ सकते हैं। वेपर और गैस में क्या डिफरेंस है? ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में। वेपर और गैस में क्या डिफरेंस होता है? वेपर और गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज, याद आ गया कि नहीं है? बताया वो ना, गैस बिलो इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड एज वेपर। ये बता रखा है। अब दूसरा डिफरेंस मैंने बताया तुम्हें इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में। इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना। इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बल्क। लिख रहे हो ना सब ये? इवेपोरेशन क्या है? सरफेस फिनोमेना। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बल्क फिनोमेना। इवेपोरेशन सरफेस, वो बल्क फिनोमेना, यानी इंटीरियर ऑफ लिक्विड इज आल्सो इन्वॉल्वड। इंटीरियर ऑफ लिक्विड इज आल्सो इन्वॉल्वड। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर्स। क्लियर है कि नहीं है? और बॉइलिंग पॉइंट, हाँ, एक स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। एक स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। एक स्पेसिफिक या एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा। क्लियर हो गया कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं? नेक्स्ट पॉइंट, एक और डिफरेंस है, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस? स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट।
हाँ, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट मीन जब वेपर प्रेशर 1 बार के इक्वल हो जाए तो बोलेंगे स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट, और अगर वो 1 एटमॉस्फेयर के इक्वल हो रहा है तो बोलेंगे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। अदरवाइज दोनों क्या है, सेम कि नहीं, क्योंकि 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर में क्या रिलेशन है। हाँ, 1 एटमॉस्फेयर इक्वल टू 1.013 बार, 1.013 बार, या फिर ये कह सकते हो तुम 1 बार इज इक्वल टू 0.987 एटमॉस्फेयर। लगभग सेम है कि नहीं, क्लियर हो गया कि नहीं है। अभी 3 डिफरेंसेस कराए, तीनों समझ आ गए, तीनों समझ आ गए कि नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर, ये क्या था, वेपर प्रेशर। अब फैक्टर्स कौन कौन से जिसको अफेक्ट करेंगे। फर्स्ट फैक्टर इज अगेन, फर्स्ट फैक्टर तो हमेशा क्या आएगा, नेचर, नेचर लिक्विड आएगा कि नहीं। फोर्सेस ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा की कम, फोर्सेस ज्यादा तो वेपर प्रेशर ज्यादा की कम, फोर्सेस ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम। फोर्सेस ज्यादा है अगर ये ऐसे है, क्या ये वेपर्स में कन्वर्ट होगा लिक्विड, और ये एक ऐसे है, कौन सा वेपर्स में, ये ए लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर्स में कि बी वाला, बी वाला, वो फोर्सेस है ही नहीं इसमें, नहीं समझ रही बात ये। तो फोर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस आर हाई, वेपर प्रेशर विल बी लेस। समझ आ गया पॉइंट कि नहीं। तो ये ध्यान रखना, मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस ज्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो वेपर प्रेशर कम होगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट इसमें क्या आएगा, सेकंड पॉइंट टेम्परेचर, यही तो पॉइंट आने के नहीं हर में, टेम्परेचर। कोई पूछना किसी को, मनन, टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, सो वेपर प्रेशर विल इंक्रीज। और इसके लिए एक इक्वेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन, जैसे तुमने वेंट हॉफ इक्वेशन पढ़ी थी, याद है कि नहीं, ऐसे ये इक्वेशन है, log ऑफ P2 by P1, ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, इज इक्वल टू डेल्टा एच बाय, क्या आएगा नीचे, आर, हाँ 1/T1 1/T2। ध्यान आ गया कि नहीं। T1 टेम्परेचर पे P1 क्या है, P1 क्या डिनोट कर रहा है, वेपर प्रेशर। समझ गए कि नहीं। कहीं पे भी दो टेम्परेचर वाले न्यूमेरिकल्स आते हैं तो 99% है ये वाले न्यूमेरिकल यूज होंगे, ये वाले फॉर्मूले यूज होंगे, सही है। लॉग ऑफ T1 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P1 है, T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर P2 है, और डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी चेंज, और आर क्या है, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर हुआ कि नहीं। नाम क्या था, हाँ, नाम लिख देंगे, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लॉसियस CLAUSIUS, CLAUSIUS, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, CLAPEYRONS, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। एक इक्वेशन और है, उसको भी याद कर लो, सॉलिबिलिटी से रिलेटेड है। बस P2 by P1 की जगह क्या आ जाएगा, सॉलिबिलिटी, C2 by C1 यानी मोलैरिटी कह लो। समझ गया कि नहीं क्या बोला मैंने। अगर C2 by C1 आ जाए, T1 टेम्परेचर पे C1 सॉलिबिलिटी है, T2 टेम्परेचर पे C2 सॉलिबिलिटी है। क्लियर है कि नहीं है। केएसपी आना चाहिए, मतलब वो KSP भी आ सकता है, KSP भी आ सकता है, KSP2 by KSP1 से भी आ सकता है। सॉलिबिलिटी जो डायरेक्ट सॉलिबिलिटी भी लगाना, नोट कर लिए। ये भी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ऐसी टोटल 7 इक्वेशन होती है, दो टेम्परेचर वाला नंबर भी कोई भी आता है, मींस इस टाइप का कोई फॉर्मूला लगना है। क्लियर हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें वेपर प्रेशर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, जैसे मैंने बोला एक लिक्विड है, जल्दी जल्दी आंसर करने हैं, इजी टॉपिक है। एक लिक्विड है, उसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, और दूसरा लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस। मैंने बोला 80 डिग्री सेल्सियस पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, 80 डिग्री सेल्सियस पे किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, पहले का जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। क्लियर है कि नहीं। या वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट जिसका ज्यादा है उसकी वेपर्स तो डिफिकल्टी से बनेंगे ना, क्योंकि उसमें फोर्सेस स्ट्रांग है। क्लियर होगा कि नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन ये बता दिया, इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन स्कूल में भी पूछे जाते हैं, अभी तो नहीं आएगा ये टॉपिक कोर्स करिए। नेक्स्ट नोट करना है, दूसरा दिया, जैसे मैंने ये लिक्विड प्रेजेंट है यहाँ पे, ये कोई लिक्विड प्रेजेंट है, इस सेम लिक्विड को मैंने ट्रांसफर कर दिया है, ये ऑब्जेक्टिव में काफी बार आता है। इस सेम लिक्विड को मैंने ट्रांसफर कर दिया बहुत बड़े वेसल, सेम टेम्परेचर पे,
तो वेपर प्रेशर कहाँ ज्यादा होगा, ए में कि बी में? बी में। बी में, बी में। अब यहाँ पे सबका गलत हो जाएगा, ना ए में ना बी में, दोनों में बराबर होगा। क्या वेपर प्रेशर नेचर ऑफ वेसल पर डिपेंड कर रहा था? सरफेस एरिया पे कौन डिपेंड कर रहा था, इवेपोरेशन की वेपर प्रेशर? इवेपोरेशन बी में ज्यादा होगा, लेकिन वेपर प्रेशर दोनों में सेम। ठीक है, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है सिर्फ किसमें, नेचर ऑफ लिक्विड पे और टेम्परेचर पे। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द वेसल। मैंने क्या बोला था, सेम लिक्विड इज ट्रांसफर्ड टू अनदर बिगर वेसल एट सेम टेम्परेचर। जब सेम लिक्विड है तो नेचर सेम, सेम टेम्परेचर है तो टेम्परेचर सेम, तो इसलिए वेपर प्रेशर इंडिपेंडेंट रहेगा। क्लियर हुआ कि नहीं? इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नहीं है? नेक्स्ट नेक्स्ट एक इस टाइप का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ कुछ। वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, ये कर्व देखे, ये एक कर्व, ये दो कर्व, ये तीन कर्व दे रखे हैं। बोला ये ए लिक्विड, ये बी लिक्विड, ये सी लिक्विड, तीन लिक्विड दे रखे हैं। तो मैं बोला इन तीनों में फोर्सेस किसमें स्ट्रांग होंगे, ए लिक्विड में, बी लिक्विड में, सी लिक्विड में? ऑर्डर ऑफ फोर्सेस क्या आएगा? सी में सबसे ज्यादा होंगे। सी का वेपर प्रेशर देखो, इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर देखें, चेक करें, इसका मान लो अगर 50 है, इसका कितना है 100, इसका कितना है 150, ऐसे है कि नहीं? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, उसका वेपर प्रेशर कम, और यानी फोर्सेस उसके क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग। तो सी के फोर्सेस सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे कि नहीं, फिर बी के, फिर ए के। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट नेक्स्ट अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन और तो ऐसा कुछ बनेगा नहीं। फिर हाँ, ये कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जैसे मैंने बोला एमोनिया बॉटल्स को ना, एमोनिया बॉटल्स को रेफ्रिजरेट कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं बिफोर ओपनिंग में। व्हाई एमोनिया बॉटल्स आर रेफ्रिजरेटेड बिफोर ओपनिंग? बिफोर ओपनिंग, ताकि जल्दी से एस्केप ना करे। हाँ यही है बस, ताकि इसको वेपर प्रेशर, अगर टेम्परेचर कम कर देंगे, रेफ्रिजरेट कर ठंडा कर लिया, तो टेम्परेचर कम कर लिया, टेम्परेचर कम कर लिया तो वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा, तो वो स्प्लैश आउट नहीं करेगी। इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर सो दैट इट डज नॉट स्प्लैश आउट। क्लियर हुआ कि नहीं? एमोनिया बॉटल्स आर रेफ्रिजरेटेड टू रिड्यूस देयर वेपर प्रेशर। एमोनिया बॉटल्स आर रेफ्रिजरेटेड टू रिड्यूस देयर वेपर प्रेशर सो दैट इट डज नॉट स्प्लैश आउट। क्लियर हुआ कि नहीं? ये ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हो रहा है इसी में ही, ये अनियंस वगैरह, प्याज वगैरह काटने से पहले ना उसको अच्छे से धो लेते हैं, पहले अच्छे से धो लेते हैं, या फिर उसको भी ठंडा कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि गंदगी साफ हो जाए, गंदगी साफ हो जाएगी। जो आप में मतलब वो पड़ता है। हाँ ये इससे सही बोला है अर्जुन ने। हाँ बोल। ये बायो नहीं पढ़ा रहा मैं अभी। सुन ले, आंसर इसका रीजन है, इसका रीजन है, इसका रीजन क्या है, ताकि अगर हम उसको ठंडा कर लेंगे या पानी से धो लेंगे तो वे प्रेशर, टेम्परेचर कम होगा कि नहीं? तो वे प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेम आंसर, टेम्परेचर कम किया तो वे प्रेशर कम हो जाएगा। तो इन ऑर्डर टू हैव लेस टीयरिंग इफेक्ट, आंसू वगैरह जो आएंगे क्योंकि वेपर्स कम निकलेंगे इसके, समझे कि नहीं है? इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर so that it does not splash out, so that there is less tearing effect, so that there is less tearing effect। क्लियर हुआ कि नहीं क्वेश्चन? तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट और क्वेश्चन इसके, ऐसे मैंने लास्ट टाइम पूछा था क्वेश्चन, व्हाई डॉक्टर एडवाइजेस गॉगल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट? व्हाई डॉक्टर एडवाइज, ये इसमें नहीं है टॉपिक में, वैसे ही बता रहा हूँ। व्हाई डॉक्टर एडवाइजेस गॉगल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट? नमक के गरारे कर लेना, बोलते नहीं है, गले में सूजन वगैरह कुछ आ जाती है, स्वेलिंग टाइप की होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो क्या बोलते हैं, डॉक्टर कहते हैं ना नमक के गरारे कर लेना हल्के से गुनगुने पानी से। तो मैंने बोला था डॉक्टर एडवाइजेस गॉगल्स ड्यूरिंग सोर थ्रोट, तो बोला कि सर ताकि हम जब पानी डालें तो आंखों में न लगे इसलिए गॉगल्स लगा लें। तो इसे हाँ, ये इसका रीजन 12th क्लास में बताऊं, ये इसमें ऑस्मोसिस का है कुछ, इसमें ऐसा काम है वैसे? इसमें नहीं है, इसमें वैसे ही बोल दिया मैंने, जैसे वो क्वेश्चन बोला था ना भी, अनियन वगैरह को साफ क्यों कर लेना चाहिए, ताकि उसके ऊपर से गंदगी हट जाए, वो सब नहीं लिखा। चलो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर। फिर ये है कि प्रेशर कुकर जो है, अगला क्वेश्चन इसी के अंदर,
प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम, कैसे रिड्यूस करता है? हाउ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम? हमने उसे गरम करके उसकी गैस सर उसको कूल कर देते हैं ना बार-बार, मतलब जो एक्स्ट्रा वेपर्स होता है। नहीं अब बता रहा हूँ, कूल नहीं करता। मतलब वो टेम्परेचर प्रेशर, एक बार सुन लो, प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम, बहुत ध्यान से समझना इसको। इसके क्वेश्चन भी नीट पे तो काफी बार आया हुआ है। प्रेशर, हाउ प्रेशर कुकर रिड्यूसेस कुकिंग टाइम। प्रेशर कुकर के अंदर प्रेशर ज्यादा की कम? बहुत ज्यादा। मतलब ये मान लो कि 2.5 एटमॉस्फेयर 3 एटमॉस्फेयर के आसपास प्रेशर हो जाता है, और नॉर्मल प्रेशर कितना है इधर? 1। तो 2.5-3 एटमॉस्फेयर अगर प्रेशर हो गया तो अब पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि कम हो गया? 1 एटमॉस्फेयर था, जब एटमॉस्फेयर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं 2.5 एटमॉस्फेयर कर दूं तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि नहीं? पानी का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया अगर, तो अब वो पानी देर में बॉइल होगा, वेपराइज देर में करेगा, देर में करेगा। इसलिए अच्छा अगर देर में कर रहा है फिर तो प्रेशर कुकर को ज्यादा टाइम लेना चाहिए, फिर तो ज्यादा टाइम लेना चाहिए ना। ये हर किसी दिमाग में आता है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों? अब पानी जब देर में बॉइल करेगा तो इसका मतलब जो रॉ मटेरियल अंदर प्रेजेंट है, चावल वगैरह जो, वो हाँ वो जल्दी से कुक हो जाएगा। उसको तो ज्यादा चाहिए ना टेम्परेचर, अब स्टीम ज्यादा टेम्परेचर दे पाएगी उसको, इसीलिए कुकिंग टाइम उसका रिड्यूस होता है। समझ आया कि नहीं? पानी का हल्का सा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, पहले तुम्हें 5 मिनट लग रहे थे पानी को बॉइल करने में, 5 मिनट के 6 मिनट लग, तो इससे कुकिंग टेम्परेचर किसको मिल गया? जो अंदर रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, राइस वगैरह, तो इसलिए अब वो जल्दी कुक हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? तो प्रेशर बहुत ज्यादा ही बढ़ गया ना, फिर तो निकालेगा मिसिंग, तो फिर पड़ जाएगा कुकर, फिर तो फट जाएगा ना, बर्स्ट कर जाएगा वो। बात समझ आ गई कि नहीं है? तो ये चीज ध्यान रखना इसके अंदर। हाउ प्रेशर कुकर रिड्यूसिंग कुकिंग टाइम, तो सिंपल लिखना है, प्रेशर इनसाइड द कुकर इज वेरी हाई सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस। यहीं तक लिख के छोड़ देना है, फिर आगे टीचर सोचता रहे कि कुकिंग टाइम बढ़ गया तो उससे तो कुकिंग टाइम बढ़ जाना चाहिए। और ये लिखना है, यही मेन चीज यही है, टेक्निकल चीज लिख के आनी सिर्फ। प्रेशर इनसाइड द कुकर इज वेरी हाई सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस, ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन और, हिली एरियाज पे जब हम फूड वगैरह को जो कुक करते हैं वो कच्चा रह जाता है, क्यों? बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे हाँ, जितना ऊपर जाएंगे हम, जितना हाइट पे जाएंगे, एटमॉस्फेयर से क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट, हाँ सही है आर्यमन, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, और कम होता जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया अगर, तो पानी पहले ही वेपराइज कर जाएगा, वो राइस वगैरह को जो चाहिए टेम्परेचर वो मिल नहीं पाएगा। सही है, इसीलिए प्रेशर कुकर प्रेफर करते हैं। याद रहेगा कि नहीं? तो ये सारे क्वेश्चन वेपर प्रेशर से रिलेटेड है, तो मैं आने चाहिए तभी। अच्छा नेक्स्ट जो टॉपिक है, ये हमारा एक टॉपिक खत्म हो गया, कौन सा? वेपर प्रेशर। एक टॉपिक खत्म हो गया, वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब खत्म हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट जो टॉपिक चलेगा इसके अंदर, चलो उसको पहले एक बार रिजॉइन कर लेंगे, तब मैं बताता हूँ टॉपिक क्या चलेगा।